नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक लिसनर की भेजी हुई लिस्ट है, अंग्रेजी के उन शब्दों की एक लंबी लिस्ट जो उन्हें लिखते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और उन्होंने खासतौर पर कहा है कि इस लिस्ट को बिल्कुल क्रम में एक एक करके समझा जाए। तो हमारा मिशन साफ है, हम इस लिस्ट को मतलब चीर फाड़ कर समझेंगे। सिर्फ मतलब नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये गलतियां होती ही क्यों हैं। बिल्कुल। और शायद इन्हें याद रखने के कुछ मजेदार तरीके भी खोज निकालेंगे। हाँ, तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से दिमाग का मैप है कि भाषा हमें कहाँ-कहाँ उलझाती है। और जब हम इन उलझनों के पैटर्न को समझ लेते हैं, तो भाषा खुद ब खुद साफ होने लगती है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए पहले जोड़े से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में सबसे पहले है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। सुनने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक का मतलब हाँ कहना है और दूसरे का न कहने जैसा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, ये हाँ और ना का ही खेल है। एक्सेप्ट ACCEPT का मतलब है किसी चीज को शामिल करना, उसे स्वीकार करना, टू रिसीव। जबकि एक्सेप्ट EXCEPT में एक्स लगा है, जिसका मतलब ही होता है बाहर, एक्सक्लूडिंग। अच्छा तो एक में आप दरवाजा खोल रहे हैं, दूसरे में किसी को बाहर रख रहे हैं। अच्छा, तो आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। बिल्कुल। मतलब मैं आखिरी वाली को छोड़कर बाकी सारी शर्तें मान रही हूँ। ये एक्स वाला आइडिया इसे याद रखने में काफी मदद करेगा। सही बात है। अगला जोड़ा है एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट। यहाँ भी इरादे का फर्क है ना? हाँ, यहाँ फर्क उम्मीद और शक का है। एक्सपेक्ट में एक तरह की आशा है, आप भविष्य में कुछ होने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे आई एक्सपेक्टेड टू रेन। एग्जैक्टली। और सस्पेक्ट में शक या आशंका है, पुलिस किसी पर शक करती है, द पुलिस सस्पेक्ट अ मोटिव। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा अक्सर नेगेटिव। बिल्कुल। और अब 3 शब्दों का एक समूह है जो हमेशा कंफ्यूज करता है। अडॉप्ट, अडेप्ट और अडैप्ट। हाँ, इन तीनों में सिर्फ एक वॉवेल का फर्क है, O-E-A, और यही पूरी कहानी बदल देता है। अच्छा। अडॉप्ट में ओ है, जो चॉइस या ऑप्शन की तरह है। आप किसी बच्चे को, किसी विचार को या किसी तरीके को अपनाते हैं, उसे चुनते हैं। ठीक है। अडेप्ट में ई है, जो एक्सपर्टीज की तरफ इशारा करता है। आप किसी काम में निपुण हैं, एन अडेप्ट पेंटर। और अडेप्ट में ए है, जो एडजस्टमेंट की बात करता है। आप नए माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं। यानी चॉइस, एक्सपर्टीज, एडजस्टमेंट, OEA। अरे वाह, ये शानदार तरीका है इसे याद रखने का। अब आते हैं अल्यूड और एल्यूड पर। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अलूड का मतलब है किसी चीज का सिर्फ इशारा देना, उसका सीधे सीधे नाम न लेना। अच्छा। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। हाँ। जैसे कोई नेता अपनी स्पीच में सीधे नाम लिए बिना अपने विरोधी पर निशाना साधता है, तो वो उसे अलूड कर रहा है। अच्छा। जबकि इल्यूड का मतलब है पकड़ में ना आना, बच निकलना। ओके। जैसे कोई अपराधी पुलिस से इल्यूड करता है, या कभी कभी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग को इल्यूड कर जाता है। और इस पहले हिस्से का आखिरी जोड़ा ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, इसमें बहुत गलती होती है। लोग ऑल्टरनेट प्लान बोल देते हैं। हाँ, जबकि उन्हें ऑल्टरनेटिव प्लान कहना चाहिए। ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर एक, बारी बारी से। जैसे वी मीट ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज। ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प या चॉइस, एन ऑल्टरनेटिव रूट, एक दूसरा रास्ता। तो आपके पास कई ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। अभी तक हमने वो शब्द देखे जहां मतलब में फर्क था। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जहां एक अक्षर सिर्फ मतलब नहीं बल्कि पूरी ग्रामर ही बदल देता है। वाह। जैसे लिस्ट में अगला है ओरल और ओरल। ये तो क्लासिक उदाहरण है कि उच्चारण कितना धोखा दे सकता है। ओरल, AURAL का संबंध कान से है, सुनने से। अच्छा, ऑडियो से याद रख सकते हैं। बिल्कुल। और ओरल, ORAL का संबंध मुंह से है, बोलने से। जैसे ओरल प्रेजेंटेशन। तो एक सुनने की क्रिया है और दूसरी बोलने की। सही। इसी तरह एक्सेस और एक्सेस, एक जरूरत है, दूसरी बर्बादी। आपको फाइल्स का एक्सेस चाहिए, लेकिन खाने का एक्सेस सेहत के लिए खराब है। हाँ? अब आते हैं एवर्स और एडवर्स पर। हाँ। ये सुनने में इतने करीब है कि अंतर करना मुश्किल है। यहाँ अंतर महसूस करने और हालात का है। एवर्स एक भावना है, आपकी नापसंदगी। जैसे आई एम एवर्स टू लाउड म्यूजिक, मुझे तेज संगीत पसंद नहीं। ये आपकी अपनी फीलिंग है। जबकि एडवर्स बाहरी हालात के लिए इस्तेमाल होता है।
जो आपके खिलाफ हों। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स वेदर। हाँ, यानी प्रतिकूल परिस्थितियां। एक अंदरूनी है, दूसरा बाहरी। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जिसने शायद हमारे लिसनर्स को ये लिस्ट बनाने पे मजबूर किया होगा। कौन सा? एडवाइस और एडवाइस। मुझे हमेशा ये याद रखने में दिक्कत होती है कि सी वाला क्या है और एस वाला क्या। यहां सिर्फ इन दो शब्दों की बात नहीं है, ये अंग्रेजी का एक पैटर्न है। अक्सर जब किसी शब्द जोड़े में एक सी पर और दूसरा एस पर खत्म होता है, तो सी वाला शब्द संख्या मतलब नाउन होता है। अच्छा। और एस वाला क्रिया मतलब वर्ब, जैसे प्रैक्टिस नाउन और प्रैक्टिस वर्ब, या डिवाइस नाउन और डिवाइस वर्ब। अरे वाह, तो ये एक नियम जैसा है। काफी हद तक। और इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। बताइए। एडवाइस में आइस आता है। आइस एक ठोस चीज है, एक नाउन है। हाँ। तो एडवाइस यानी सलाह एक नाउन है, जबकि एडवाइस का एस साउंड इस जैसा एक एक्शन की तरफ फ्लो करता है, सलाह देना। कमाल है, द आइस ट्रिक। सो आई एडवाइज यू टू टेक माई एडवाइस। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और यही बात अफेक्ट और इफेक्ट पर भी लागू होती है ना? ए वाला वर्ब और ई वाला नाउन। एग्जैक्टली ये एक और पैटर्न है। अफेक्ट ए के साथ एक एक्शन है, असर करना, द मूवी अफेक्टेड मी डीपली। और इफेक्ट ई के साथ उस एक्शन का परिणाम है, एक नाउन है, द इफेक्ट ऑफ द मूवी वॉज प्रोफाउंड। अच्छा। तो अगर मैं कहूं कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स ने मुझे बहुत अफेक्ट किया, तो मतलब ये हुआ कि परिणाम ने मुझ पर असर डाला। एक चीज है और दूसरा एक्शन। ये पैटर्न समझने के बाद ये लिस्ट उतनी डरावनी नहीं लग रही। नहीं लगेगी। इस सेगमेंट का आखिरी जोड़ा है एपोजिट और ऑपोजिट। एपोजिट मैंने ज्यादा सुना नहीं है। ये थोड़ा रेयर शब्द है लेकिन बहुत काम का है। अच्छा। एपोजिट का मतलब होता है एकदम उपयुक्त या रेलेवेंट। जैसे योर कॉमेंट वॉज वेरी एपोजिट टू द डिस्कशन। जबकि ऑपोजिट का मतलब तो हम सब जानते हैं, विपरीत। तो एक है जो फिट बैठता है, दूसरा है जो उल्टा है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक हमने वो शब्द देखे जहां एक अक्षर या साउंड पूरी कहानी बदल रहा था। अब लिस्ट में कुछ ऐसे शब्द हैं जहां कंफ्यूजन अक्षर से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट की गहराई से आता है, जैसे अमेंड और इमेंड। दोनों का मतलब सुधार है, लेकिन दायरा अलग है। अच्छा। अमेंड एक व्यापक शब्द है। अच्छा। आप किसी कानून, किसी दस्तावेज या अपनी आदतों में संशोधन करते हैं ताकि वो बेहतर हो जाए। टू अमेंड लॉ। हाँ। इमेंड बहुत खास है। ये सिर्फ लिखित चीजों जैसे किसी किताब या रिपोर्ट में से गलतियां निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे एक एडिटर किताब को इमेंड करता है। सही। तो अमेंड है बेहतर बनाना, इमेंड है गलतियां सुधारना। और नैतिकता से जुड़ा ये जोड़ा तो बहुत ही गहरा है, ए मॉरल और इमॉरल। लोग अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। और ऐसा करने से बात का पूरा मतलब बदल जाता है। यहाँ प्रीफिक्स को समझना जरूरी है। अंग्रेजी में ए का मतलब अक्सर विदाउट के बिना होता है। अच्छा। और इम का मतलब नॉट नहीं होता है। तो ए मॉरल वो है जो मोरालिटी के दायरे से ही बाहर है, विदाउट मॉरल्स। मतलब उसे सही गलत की समझ ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे कोई तूफान या कोई जानवर, वो नुकसान पहुंचा सकता है पर वो बुरा नहीं है। अच्छा, और इमॉरल? इमॉरल वो है जो मोरालिटी के दायरे के अंदर है पर जानबूझकर नियम तोड़ रहा है, नॉट मॉरल। उसे पता है कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन वो फिर भी गलत को चुनता है। तो एक में समझ नहीं, दूसरे में नीयत खराब है। यस। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ये तो शानदार तरीके से समझ आ गया। आगे है एंटिक्स और एंटीक्स। यहाँ तो बस एक अक्षर का फर्क है। हाँ, और ये गलती बहुत मजेदार हो सकती है। एंटिक्स होती हैं मजेदार, बचकानी या बेवकूफी भरी हरकतें। जैसे द क्लाउन्स एंटिक्स मेड एवरीवन लाफ। सही। और एंटीक्स होती हैं पुरानी कीमती कला की वस्तुएं। अच्छा। तो अगर मैं कहूं कि मैंने नीलामी में कुछ महंगे एंटिक्स खरीदे, तो लोग समझेंगे कि मैंने किसी जोकर को खरीद लिया है। बिल्कुल। और वो शायद म्यूजियम में रखे एंटीक्स से भी ज्यादा महंगा पड़ जाए। अगला जोड़ा है अप्रेज और एप्राइज। अप्रेज में प्रेज छुपा है, जिसका मतलब तारीफ या मूल्यांकन होता है। तो अप्रेज का मतलब है किसी चीज की कीमत या मूल्य का आकलन करना। टू अप्रेज अ डायमंड। हाँ। और अप्राइज का मतलब है किसी को सूचना देना, टू इन्फॉर्म। प्लीज अप्राइज मी ऑफ द सिचुएशन। तो एक में आप कीमत बता रहे हैं, दूसरे में खबर। सही। और अंत में इस सेक्शन का एक क्लासिक जोड़ा,
अल्यूजन और इल्यूजन। अलूजन एक साहित्यिक तरीका है, एक अप्रत्यक्ष संदर्भ। जब कोई लेखक अपनी कहानी में शेक्सपियर की किसी लाइन का इशारा देता है तो वो एक अलूजन है। ये एक दिमागी खेल है। जबकि इल्यूजन सिर्फ एक भ्रम या आंखों का धोखा है, जैसे रेगिस्तान में पानी का दिखना या जादूगर का कोई ट्रिक। बिल्कुल, एक सच की तरफ इशारा है, दूसरा झूठ का एहसास। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो रोजमर्रा की बातचीत में बहुत इस्तेमाल होते हैं लेकिन उतने ही कंफ्यूजिंग है, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स। सिर्फ एक एस का फर्क, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग। बिसाइड एक प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, इसका सीधा मतलब है कि बगल में। ही स्टैंडिंग बिसाइड द कार। ठीक है। बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा या इन एडिशन टू। बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर, शी इज ऑल्सो अ राइटर। इसे याद रखने का कोई तरीका है ना? बिसाइड्स में एक एक्स्ट्रा एस है, तो इसका मतलब भी एक्स्ट्रा या इन एडिशन टू है। एक्स्ट्रा एस मीन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ब्रिलियंट। फिर है ब्राइडल और ब्राइडल। ये तो सिर्फ उच्चारण की वजह से कंफ्यूजिंग है। ब्राइडल घोड़े की लगाम होती है, तो कंट्रोल अ हॉर्स। और ब्राइडल का संबंध शादी या दुल्हन से होता है। ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल मेकअप। हाँ, इसी तरह बेनिफिशियल यानी लाभदायक और बेनिफिशियरी यानी लाभ पाने वाला। एक गुण है, दूसरा व्यक्ति। और ये भी एक आम गलती है, बॉट और ब्रॉट। लोग अक्सर एक दूसरे की जगह बोल जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और सुनने में मिलते जुलते हैं। बॉट क्रिया बाय यानी खरीदना का पास्ट टेंस है। आई बॉट अ न्यू फोन। हाँ, और ब्रॉट क्रिया ब्रिंग यानी लाना का पास्ट टेंस है। आई ब्रॉट माई फोन विद मी। एक में पैसा खर्च हुआ, दूसरे में सिर्फ चीज एक जगह से दूसरी जगह आई। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर है, कैच और होल्ड। दोनों का मतलब पकड़ना है, लेकिन इस्तेमाल अलग-अलग है। यहाँ पर गति का फर्क है। कैच का इस्तेमाल किसी गतिशील चीज को पकड़ने के लिए होता है। कैच अ बॉल, कैच अ ट्रेन। कैच अ कोल्ड, इन सब में एक मूवमेंट है। जबकि होल्ड का इस्तेमाल किसी स्थिर चीज को थामने के लिए होता है। होल्ड माई हैंड, होल्ड दिस बैग। हाँ, यहाँ आप किसी चीज को अपने पास स्थिर रखते हैं। और चाइल्डिश बनाम चाइल्ड लाइक, दोनों का मतलब बच्चों जैसा है, लेकिन एक तारीफ है और एक बेइज्जती। बिल्कुल, ये एक कॉनोटेशन का खेल है। चाइल्डिश एक नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब है बचकानी हरकतें करना, इमेच्योर होना। A 40-year-old man throwing a tantrum is childish. सही। जबकि चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव शब्द है, इसका मतलब है बच्चों जैसी मासूमियत या सादगी रखना। Childlike wonder, childlike innocence. हाँ, अंत में continual और continuous, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। इसे ऐसे समझें, कंटिन्यूअस वो है जो बिना किसी ब्रेक के लगातार चलता है। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अ रिवर। इसमें कोई रुकावट नहीं है। नहीं है। कंटिन्यूअल वो है जो बार बार होता है, लेकिन बीच में ब्रेक के साथ। अच्छा, continual interruptions in a meeting. हाँ, मीटिंग लगातार नहीं चल रही, पर उसमें बार बार रुकावट आ रही है। अब हम लिस्ट के उस हिस्से में हैं जहां सिस्टम, समाज और विज्ञान से जुड़े शब्द हैं, जैसे सेंशो और सेंसर। सेंशो का अर्थ है किसी की कड़ी निंदा करना, अक्सर औपचारिक रूप से। द पार्लियामेंट कैन सेंशर अ मिनिस्टर। तो ये एक तरह की सजा है जो शब्दों से दी जाती है। सही। सेंसॉर का मतलब है किसी किताब, फिल्म या भाषण के कुछ हिस्सों को आपत्तिजनक मानकर हटा देना या प्रतिबंध लगाना। जैसे सेंसर बोर्ड फिल्मों को सेंसर करता है। बिल्कुल, एक में आलोचना है, दूसरे में काट छांट। आगे है कैनन और कैनन, एक अक्षर एन का फर्क। कैनन एक एन के साथ का मतलब नियम या सिद्धांत होता है। द कैनन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। कैनन 2 एन के साथ एक तोप होती है। अच्छा, इसी तरह कैनवस एस के साथ वो मोटा कपड़ा है जिस पर पेंटिंग होती है। और कैनवस एसएस के साथ का मतलब है घूम घूम कर वोट मांगना। और कैजुअल बनाम ऑजुअल, ये तो बहुत ही सूक्ष्म फर्क है। कैजुअल का मतलब तो हम सब जानते हैं, अनौपचारिक, कैजुअल ड्रेस। कॉजल CAUSAL शब्द कॉज यानी कारण से बना है। अच्छा, इसका मतलब होता है कारण संबंधी, अ कॉजल लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। यानी गरीबी और अपराध के बीच कारण का संबंध। सही। फिर है क्लाइमैक्टिक और क्लाइमैटिक, ये भी एक जैसे लगते हैं। क्लाइमैक्टिक शब्द क्लाइमैक्स यानी चरमोत्कर्ष से बना है। द क्लाइमैक्टिक सीन ऑफ अ मूवी। और क्लाइमैटिक शब्द क्लाइमेट यानी जलवायु से।
क्लाइमेटिक चेंजेस। बिल्कुल। एक कहानी के शिखर से जुड़ा है, दूसरा मौसम के मिजाज से। और अब हम लिस्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ स्वास्थ्य और समाज से जुड़े कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं, जैसे ये 3 एक साथ: कंटेजियस, कंटीगुअस और इन्फेक्शियस। ये अंतर जानना आज के समय में बहुत जरूरी है। कंटेजियस और इन्फेक्शियस दोनों बीमारियों के फैलने से जुड़े हैं। कंटेजियस बीमारी सीधे संपर्क या छूने से फैलती है। इन्फेक्शियस बीमारी हवा, पानी या मच्छरों से फैलती है। जरूरी नहीं कि आप किसी के संपर्क में आए हों। और कॉन्टेजियस का क्या मतलब है? कॉन्टेजियस का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है आपस में जुड़ी हुई सीमा है। जैसे इंडियन, पाकिस्तान और कंटेजियस कंट्रीज। सही। यहाँ 3 और शब्द हैं जो अक्सर खबरों में आते हैं: कॉप्स, कैरकेस। तीनों मौत से जुड़े हैं, लेकिन संदर्भ अलग है। कॉप्स, जिसका उच्चारण कौर होता है, पी और एस साइलेंट है, हाँ। वो सेना की एक टुकड़ी होती है। कॉप्स। इंसान के मृत शरीर को कहते हैं। और कैरकेस? कारकेस किसी बड़े जानवर के मृत शरीर को कहते हैं। फिर कॉन्शियस और कॉन्शियंशियस? कॉन्शियस का मतलब है होश में होना या किसी चीज के बारे में जागरूक होना। आई एम कॉन्शियस ऑफ द रिस्क्स। ठीक है। कॉन्शियंशियस का मतलब है जमीर वाला या अपने काम को बहुत ईमानदारी और मेहनत से करने वाला। अ कॉन्शियंशियस स्टूडेंट। और एक बहुत आम उलझन, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, बस ई और आई का फर्क। इसे ऐसे याद रखें, कॉम्प्लीमेंट में ई है जो कंप्लीट या एनहांस की तरफ इशारा करता है। अच्छा। ये वो चीज है जो किसी दूसरी चीज को पूरा करती है। रेड वाइन इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू स्टेक। और कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट में आई है। इसे ऐसे सोचें कि आई लाइक समथिंग अबाउट यू। ये तारीफ है। योर न्यू हेयर कट इज ग्रेट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। और हमारी लिस्ट का आखिरी जोड़ा है कस्टम और हैबिट। ये भी बहुत दिलचस्प अंतर है। कस्टम एक सामाजिक चीज है। ये वो रिवाज है जिसे पूरा समाज या एक समूह मानता है। जैसे शादी की रस्में कस्टम है। हाँ। और हैबिट एक व्यक्तिगत चीज है। ये किसी एक इंसान की अपनी आदत है। रोज सुबह 5 बजे उठना किसी की हैबिट हो सकती है। सही बात है। एक समाज का नियम है, दूसरा व्यक्ति का। तो ये थी हमारे लिसनर की लिस्ट पर एक विस्तृत चर्चा। ये हमें दिखाता है कि भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स और इरादों का खेल है। सही शब्द का चुनाव सिर्फ आपकी बात में वजन ही नहीं डालता, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप कितनी गहराई से सोचते हैं। बिल्कुल। यह सिर्फ व्याकरण के नियमों की बात नहीं है, ये अपनी बात को सटीकता से कहने की कला है। चाइल्डिश और चाइल्डलाइक के बीच का फर्क जानने से आप अनजाने में किसी का अपमान करने से बच सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ। और इसी के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी से असहमत हों, तो सोचिएगा, क्या आप उस व्यक्ति के तर्क से अवर्स हैं या फिर हालात आपके लिए एडवर्स हैं? आपके चुने हुए शब्द आपके इरादे के बारे में क्या बताते हैं?